नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉमर्स देव और आज हम 4 टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है CRR, सेकंड है SLR, थर्ड नंबर पे है रेपो रेट एंड फोर्थ नंबर पे है रिवर्स रेपो रेट। नाउ वन बाय वन हम इन सबको स्टार्ट करते हैं, बट उनसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो काफ़ी बेसिक है। वो ये है कि थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फालतू पैसा पड़ा हुआ है जिन्हें वो किसी काम में नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी ऐसी पब्लिक भी है जिनको पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए या कुछ और प्रॉपर्टीज वगैरह डेवलप करने के लिए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो खाली बैठे हैं। यानी इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है और इनके पास वो पैसा नहीं है। अब गवर्नमेंट एक काम ये कर सकती है कि इनसे पैसा ले सकती है, इनको पैसा दे दे, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती क्योंकि इन्होंने अपनी बिजनेस के लिए पैसे पाने हैं और इन्होंने ये जो पैसे हैं बुढ़ापे के लिए दिए। तो गवर्नमेंट का निर्णय ख्याल आया क्यों ना टेम्परेरी के लिए पर्पज के लिए ये पैसा इनको दे दिया जाए और इनसे कुछ पैसा वसूल किया जाए एज ए इंटरेस्ट, जो कि इन्हें भी वो पैसा दिया जाएगा। कि इसका मतलब क्या होगा, इनसे हम पैसा लेंगे, इनसे इंटरेस्ट लेंगे और इनको इंटरेस्ट को दे देंगे, जिनकी वजह से इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा और ये भी पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। अब फिर गवर्नमेंट ने हम ये काम करेंगे, पैसा लेंगे और देगा, तो फिर सरकार कौन संभालेगा, वो कौन संभालेगा। तो इसके लिए उन्होंने बैंक जैसे चीज़ का ऐलान किया कि अब से बैंक हम बनाएंगे, ये इंस्टीट्यूट होगा जो कि इस तरीके के काम करेगा। तो इनको उनके डिपॉजिटर से पैसा लेगा और जो बाकी लेंडर्स हैं, ठीक है, जो लोन लेते हैं, उनको ये पैसा प्रोवाइड करेगा और बीच में इनसे जैसे कि मान लीजिए 8% पे इंटरेस्ट रेट लेगा और इनको 4% से लेकर के 6% तक इंटरेस्ट रेट देगा और बीच में ये जो बेनिफिट बचा 2% का, 2.5%, 3%, तो से 4% का, ये बेनिफिट बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से ये सारा डिज़ाइन किया गया। नाउ अब सर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर मान लीजिए 3 डिपॉजिटर्स ने पैसा लगाए और उनको लोन दे दिया गया किसी और को, अब ऐसे में कोई एक अगर पैसा मांगने जाता है तो वो 4 में से जितना इसका पैसा है वो दे दिया जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि बैंक काफ़ी बड़ी होती है, वहाँ काफ़ी लाखों डिपॉजिटर्स रोज़ आते हैं और लाखों ही लेंडर्स रोज़ यहाँ पैसे भी दे करके जाते हैं। तो ऐसे में 4% एक बहुत ही कैलकुलेटेड अमाउंट था जो कि सफिशिएंट था। अब ये चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि एक बैंक के बाद 4% भी कम पड़ने लगा, यानी बैंकों को और पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। बैंकों के पास काफ़ी सारे डिपॉजिटर्स आ गए जो कि बैंक से पैसा लेने पहुंच गए। अब बैंक के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो कहाँ से पैसे लाए। फिर से उसने गवर्नमेंट का दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँ। आपने 4% बोला था, मैंने 4% मेंटेन किया, लेकिन अब 4% से भी काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिटर्स आ गए हैं जो कि मेरे से पैसा मांग रहे हैं। तब गवर्नमेंट ने इनका सोल्यूशन करने के लिए एक और बैंक की स्थापना की जिसे बोला गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इनको काम दिया गया कि ये बैंकों का भी बैंक है, यानी कि जहाँ पे हम
यानी कि आम जनता बैंकों में जाकर के अपना धन डिपॉजिट करवाती है और वहाँ बैंकों से लोन लेती है, वैसे ही बैंक अब क्या करेंगे, बैंक आरबीआई के पास जाएंगे और यहाँ पे डिपॉजिटर करेंगे और यहाँ से पैसा लोन में ले सकते हैं। अब बैंकों को पैसे की ज़रूरत थी, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि 4% जो है उनके कम पड़ रहा था, तो बैंक वहाँ आरबीआई के पास गए और आरबीआई को जाकर के बोला कि सर हमें पैसा चाहिए। ठीक है, आरबीआई ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें लोन देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे आरबीआई ने, तो ये हम आरबीआई ले लेते हैं और ये हमारा बैंक हो गया। ठीक है, ये आरबीआई हो गया और ये बैंक हो गया, बैंक एक्स मान लीजिए। तो आरबीआई ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ मनी देने के लिए तैयार हूँ, तुम बोलो कितना चाहिए, मैं वो अपनी व्यवस्था कर लूँगी। ना यहाँ पे जब आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया, यानी कि जब मनी उसको ट्रांसफ़र की, तब आरबीआई ने ये भी कहा कि देखो तुम भी इस मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, कहीं ना कहीं चीज़ों को लोन दोगे और पैसे कमाओगे, तो ऑफकोर्स मैं भी तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करूँगी। और ये जो इंटरेस्ट है, ये जिस रेट पे चार्ज किया जाता है वो रेट कहलाती है रेपो रेट। ना अब आपको समझ में आएगा कि रेपो रेट क्या है। यानी बैंक जब लोन लेते हैं किससे, आरबीआई से, और जब उसको जिस रेट पे इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आरबीआई लोन इज कॉल्ड रेपो रेट। नाउ अब यहाँ पे ये तो बात हो गई कि जब बैंकों के पास पैसे की कमी थी तो वो आरबीआई के पास जाकर के पैसे दे सकते थे और उस पर जो है इंटरेस्ट उनको देना पड़ता था और वो इंटरेस्ट की रेट कहलाती थी रेपो रेट। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि बैंकों के पास काफ़ी सारा पैसा जो है इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन पैसों का वो क्या करे। तो ऐसे में, और उसके पास लोन लेने वाले भी लोग नहीं थे, यानी कि अगर वो लोन बांटने भी चाहे तो भी लोग बाग वहाँ अवेलेबल नहीं थे जो उनसे लोन ले। तो वो वापस आरबीआई के पास गई और बोली कि सर मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, आप इनको रख लीजिए। और तो यहाँ पे बैंकों ने यहाँ आरबीआई को डिपॉजिट करवाया। या एक और बात कहूँ कि आरबीआई ने बैंकों ने आरबीआई को एज ए लोन पैसे दिए, तो अब आरबीआई भी वापस बैंकों को इंटरेस्ट देगी, क्योंकि उसने जब पैसे दिए थे तब इंटरेस्ट लिया था। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये जिस रेट पे आरबीआई द्वारा दिया जाता है, यानी कि जब बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं आरबीआई से, या आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट देता है बैंकों को, वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। नो यहाँ पे अब आपने समझ लिया होगा कि रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, कि जब आरबीआई के पास कोई पैसा जमा कराया जाता है तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई पेमेंट करता है वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। नो अब हम एक और टर्म की बात करेंगे, एसएलआर। सर ये क्या है? तो देखिए कई बार क्या होता है, बैंकों के अंदर फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया। तो इनके जैसे जो लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स करते हैं, तो ऐसे में बैंकों को थोड़ा सिक्योर करने के लिए, थोड़ा और सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप अपना 100% पैसा लोन में मत दीजिए। हाँ सर पता है 4% जो है केस में रखना है, नहीं, ये 4% के अलावा भी आपको कुछ पैसा जो है लोन के रूप में ना दे करके कहीं और इन्वेस्ट करना है। जैसे ये 4% तो आप क्या है कम्प्लीटली केस के रूप में रखोगे, कंप्लीट केस, यानी कि 500,000 के नोट। लेकिन ये जो बाकी के मैं पैसे बता रहा हूँ, जो कि लगभग 20 से 22% के करीब होता है, ये पैसा आप किस तरीके से रखोगे, आप इसको किसी और फॉर्म में रखोगे, उसको बोला जाता है लिक्विड फॉर्म में। यानी कि जब चाहो तब आप ये पैसा कैश करा सकते हो, आप जाओ मार्केट में और बोलो कि मुझे ये पैसा चाहिए और वो पैसा तुरंत मिल जाए। ऐसा कब हो सकता है? आप इसे रखो किसी और बैंक के अंदर, आप इसे रखो आरबीआई के पास, आप इसे रखो गवर्नमेंट के पास, या फिर आप इसे रखो कोई अदर प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट गवर्नमेंट जो है बताती रहती है, आरबीआई जो है बताती रहती है। नाउ इस तरीके से आपको लिक्विड फॉर्म में इनको रखना है। सर ये जो लिक्विड फॉर्म में रखना है ये कहलाता है एसएलआर, और एसएलआर का फुल फॉर्म हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, और एसएलआर हर बैंक को कंपलसरी मेंटेन करना होता है। ना एक बार हम इसको समराइज तौर पे वापस से समझ लेते हैं कि क्या हुआ था। सीआरआर क्या हो गया, बैंकों को कुछ पैसा केस के रूप में रखना पड़ता है, और ये जो केस के रूप में रखना पड़ता है यही कहलाता है सीआरआर, केस रिजर्व रेशियो। उसके बाद एसएलआर अगर हम देखें तो ये क्या होगा कि आपको लिक्विड फॉर्म में कुछ पैसा रखना पड़ता है, जैसे हो सकता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो गई, आरबीआई के पास पैसा रखना हो गया, या किसी और बैंक के पास डिपॉजिट। तो ये जो लिक्विड है ये कहलाता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। उसके बाद आया रेपो रेट, यानी आरबीआई जब लोन देती है
किसी बैंक को, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन टू बैंक, तो ये जब इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है इसे कहलाता है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट कहलाती है कि जब कोई इंटरेस्ट रेट जब वो चार्ज करती है ऑन डिपॉजिट्स, क्या हो गया कि जब इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है बैंक से उनके डिपॉजिट पे, तब वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड डे, गुड बाय।